चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके के बाद आतंक के नेटवर्क की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं और आतंकियों से पूछताछ में धमाके की साजिश से लेकर एक एक किरदार का सच भी सामने आने लगा है। आपको बता दें कि धमाके की तैयारी से लेकर फंडिंग तक एनआईए के सामने आतंकियों ने सारे राज उगल दिए हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, उमर और शाहीन पर बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा डॉक्टर शाहीन के बहुत खास मित्र आतंकी मुजम्मिल को लेकर हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था। मुजम्मिल की सालाना आय करीब 9 लाख रुपए थी। 2021 में मुजम्मिल अपने दोस्त मुफ्ती इरफान की वजह से आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से हथियार, गोला बारूद, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईईडी के पुर्जे बरामद हुए थे। गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर में मुजम्मिल से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि बरामद सामान ब्लास्ट में खुद को उड़ा लेने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने मुहैया कराए थे। तो देखिए, आतंकी मुजम्मिल ने पूछताछ में कई और राज बताए हैं। उसने कहा कि फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक 2023-24 के दौरान ही उसे आतंकी उमर ने सौंप दिया था। उमर ने ऐसा क्यों किया, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और ये भी बताया मुजम्मिल ने कि विस्फोटक खरीदने के लिए पैसे आखिर कहां से आए। भारत को दहलाने के लिए जिन विस्फोटकों को फरीदाबाद में जुटा कर रखा गया था, उसे खरीदने के लिए चंदा लगाया गया था। आतंक के सर्जनों में से डॉक्टर आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। आतंकी आदिल का भाई और देश से फरार डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए थे। ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए। आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए। विस्फोटक खरीदने के लिए कुल 26 लाख रुपए जमा किए गए और ये सारा पैसा डॉक्टर उमर को दे दिया गया। डॉक्टर उमर ने इन पैसों का इस्तेमाल आईईडी तैयार करने के लिए गुरुग्राम और नूह से एनपीके खाद खरीदी। बाकी सारे केमिकल, रिमोट और आईईडी के पार्ट भी चंदे के पैसे से ही उमर ने मुहैया कराए। पूछताछ में आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि उमर ने करीब 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदी थी। उसके लिए 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया ताकि आगे चलकर आईईडी तैयार हो सके। और वहीं पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल ने यह भी बताया कि जैसे ही चंदे की राशि 26 लाख रुपए पहुंची तो खर्च के हिसाब किताब को लेकर विवाद होने लगा। मुजम्मिल ये चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख कहां और कैसे खर्च किए गए। उमर ने जानकारी देने से मना कर दिया और इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा भी हो गया था। मुजम्मिल की इस इंटरोगेशन रिपोर्ट से ये तो साफ है कि इस खतरनाक हमले की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी और इस प्लानिंग में पारदर्शिता और विवाद को सुलझाने के लिए आतंकी उमर ने करीब 3 महीने पहले सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में मुजम्मिल, आदिल, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा गया था, लेकिन विवाद फिर भी नहीं सुलझा। और इसी खींचतान के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकी के डॉक्टर मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिल गई। 10 नवंबर को फरीदाबाद में रेड कर उन्होंने आतंकी मुजम्मिल समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तो वहीं आतंकी उमर ने पकड़े जाने के डर से दिल्ली के लाल किले के पास खुद को ब्लास्ट कर उड़ा लिया था। और वहीं देखिए, दिल्ली धमाके में गिरफ्तार मुफ्ती इरफान ने एनआईए की टीम से पूछताछ मुजम्मिल को लेकर नई जानकारी भी दी है। उसने बताया कि कश्मीर में स्थानीय आतंकी संगठन को मजबूत करने की तैयारी थी। सूत्रों के हवाले से यह भी बात सामने आई है कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ भी था। सूत्रों के हवाले से अब बड़ा खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। सर्दियों में पाकिस्तानी ग्रुप आतंक फैलाने की फिराक में है। दिल्ली की तरह ही सुसाइड बम धमाके की प्लानिंग है। आतंकी मूविंग व्हीकल आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों को सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी है। खबर है कि आतंकी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या 131 बताई गई है, जिनमें से 121 आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि 9 स्थानीय। कश्मीर घाटी में सिर्फ 3 स्थानीय आतंकी एक्टिव हैं। 2024 के आखिर तक सिर्फ 59 पाकिस्तानी आतंकवादी एक्टिव थे। इनमें से 21 जैश, 21 लश्कर, 3 हिजबुल और 14 दूसरे ग्रुप्स के थे। आतंकियों की घुसपैठ में लश्कर, जैश, टीआरएफ और पीएएफएफ ने मदद की थी।
और वहीं आतंकवादियों की तलाश के बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा कर्मचारियों के बयानों में विरोधाभास है। पूछताछ में कई कर्मचारियों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं और कई डॉक्टर्स और स्टाफ धमाके के बाद से अंडरग्राउंड हो गए हैं। आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के टावर 17 के कमरा नंबर 4 में रहता था। जांच एजेंसियों ने जब टावर 17 के गार्ड से पूछताछ की तो गार्ड ने बड़ा खुलासा किया, जिसके मुताबिक डॉक्टर उमर 8 महीने से हर रोज कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसकी वजह से कमरे में काले रंग के धब्बे पड़ गए थे। जो उस टावर का गार्ड था उनको जब बुलाया गया और उसके साथ जब मतलब पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि पिछले 8 महीने से लगातार इस प्रकार की जो पूरी दिनचर्या थी उसे डॉक्टर उमर अंजाम देता था कि वो अपने कमरे के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करता था। काले रंग का जो मतलब धुआं था वो पिछले 8 महीने से हर रोज के मतलब निकलता रहता था और उसके अलावा एक मतलब बदबू भी आती थी। सूत्रों के मुताबिक गार्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भी बताया था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डॉक्टर उमर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, न कोई पूछताछ की। लेकिन जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर टीएटीपी की विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने कमरे में केमिकल से एक्सपेरिमेंट करता था। इसके सबूत उमर के वीडियो में भी मिले थे और कमरे की तलाशी के दौरान भी मौके से वही केमिकल मिले जिनका जिक्र वीडियो में किया गया था। तो वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। मदनी के मुताबिक दुनिया में जहां मुस्लिम आगे बढ़ रहे हैं वहीं भारत में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान उन्होंने अल-फलाह पर भी बयान दिया है। मदनी ने कहा, न्यूयॉर्क और लंदन में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की हिमायत करते हुए इसे मुसलमानों के उत्पीड़न से जोड़ दिया। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। इधर बीजेपी ने बयान को पूरी तरह भड़काऊ बताते हुए इसकी आलोचना की है।